हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस क्लासेस पर। आज हम संडे टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं उन 6 दिनों की स्टडी पर जो हमने साथ में की है मंडे टू सैटरडे तक। सेशन नंबर 129 है। 129 दिनों से लगातार ये कारवा चल रहा है हमारा। ना संडे का ऑफ है, ना कोई जयंती का ऑफ है ना, ना ही कोई सेलिब्रेशन है। हर दिन क्लास चल रही है, शाम को 5 बजे क्लास मिल रही है, तो आप बगैर नोटिफिकेशन के भी आकर चैनल पर क्लास देख सकते हैं। पहले तो कुछ वर्ड्स या फिर मैं कहूं कि मैंने पिछले 2 सेशन से जो फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस जोड़ी हैं वो भी मैंने शामिल की हैं। तो बेल आउट एक फ्रेजल वर्ब थे, इसका मतलब क्या था? बेल आउट का मतलब होता है टू रेस्क्यू फ्रॉम टू रेस्क्यू फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी मुश्किल स्थिति से बचाव करना, है ना। कोई भी मुश्किल हालात है उससे बचाव करने को हम बोलते हैं बेल आउट करना। मतलब खास करके जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है वहां पर आप अगर बचाव करते हो, है ना, डिफिकल्टी से या डिफिकल्ट सिचुएशन से, उसको बेल आउट करना बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है। गियर अप फॉर, ये भी हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है गेट रेडी फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए तैयार हो जाना। गेट रेडी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए तैयार हो जाना। खुद भी आप रिकॉल करने की कोशिश करो भाई, किसी चीज के लिए तैयार हो जाना। और ये जो समथिंग होता है ना वो सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बात होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो गेट रेडी फॉर समथिंग सिग्निफिकेंट। वॉक अ टाइट रोप, मतलब बहुत ही कॉशियसली एक्ट करना। तो एक्ट कॉशियसली कह सकते हो, बहुत ही सावधानी से कार्य करना। या फिर एक इसका होता है बैलेंस डेलिकेटली, बहुत ही नाजुक तरीके से बैलेंस करना, संतुलित करना। इसको बोलते हैं वॉक ए टाइट रोप। कैप वर्ब के रूप में हमने देखा था पिछले सेशंस में। इसका मतलब लिमिट है, ठीक है। इसको आप कन्फाइन भी कह सकते हो, मतलब सीमित कर देना, ठीक है। कैप का मतलब क्या है? सीमित कर देना। तो सीमित करने के लिए एक रेस्ट्रिक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल भी यूज कर सकते हो। फिर है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल वर्ब है। आप भी कोशिश करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके और करके देखो कि कितना आपको याद है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कर रहे हैं। स्टॉक पाइल क्या है? स्टॉक पाइल का मतलब है अमास, या आप इसे कहेंगे कलेक्ट, या आप इसे कहेंगे होल्ड। एकत्रित करना, इकट्ठा करना। किक इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब बिगिन होना होता है, शुरू करना। स्टार्ट कह सकते हो, कम इनटू इफेक्ट कह सकते हो, ब्रिंग इनटू इफेक्ट कह सकते हो, है ना। कम इनटू फोर्स, लागू होना, शुरू होना। ये मतलब होते हैं किक इन के। डिसॉल्व वर्ब है। इसका मतलब डिसबैंड करना है, विघटित करना, मतलब एक प्रकार से भंग करना। संसद भंग करने डिसॉल्व का प्रयोग हमने किया था। टर्मिनेट करना कह सकते हो, एबोलिश कह सकते हो। इंटरिम जो है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब है प्रोविजनल, अस्थाई, ठीक है। इसे आप टेम्परेरी भी कह सकते हो। अस्थाई को बोलते हैं इंटरिम। अलार्म्ड है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब वरीड कह सकते हो, चिंतित। आप इसको टेंस कह सकते हो, एंक्शस कह सकते हो, कोशस कह सकते हो। तो जो किसी चीज को लेकर बहुत ही चिंतित हो, बहुत ज्यादा सावधानी बरते, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अलार्म्ड। कंसर्न्ड भी कह सकते हो, ठीक है। कंसर्न्ड। सेंसस है, ये नाउन है, ये जनगणना है। तो पॉपुलेशन काउंटिंग कह सकते हो, पॉपुलेशन काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंट। या इसको इन्यूमरेशन कह सकते हो, सेंसस। जनगणना को बोलते हैं, है ना। बाकी जो थे उसमें ये जो है कैप, ये वर्ब था, और बचे हुए हैं इनमें ये फ्रेज थी, ये आपके फ्रेजल वर्ब्स थे। तो ये तो 10 वर्ड्स हमने डिस्कस किए जो पिछले सेशंस में हमने देखे हैं इस वीक के दौरान। अब चलते हैं आगे। अब आपका टेस्ट शुरू होता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, बताता हूं कैसे आंसर आएगा। पहले 2 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं।
पहला क्वेश्चन है, इंडियाज रूरल पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड। भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्रभावित हुई है। किससे प्रभावित हुई है? क्लाइमेट चेंज से। और कैसे प्रभावित हुई है वो बताना है। इक्वली प्रभावित हुई है, प्रोपोर्शनली हुई है, डिसप्रोपोर्शनेटली हुई है, हार्मोनियसली हुई है। सोच के देखो कि अगर ग्रामीण जो जनसंख्या है वो भी वैसे ही प्रभावित हुई है जैसे कि अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र में हुई है, तो फिर इक्वली लगा ही सकते थे आप। और इक्वली लगा सकते हो तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हो, अनुपातिक रूप से, दोनों ही सेम है, तो इसलिए ये तो नहीं आएगा। हार्मोनियसली प्रभावित, ये सामंजस्यपूर्ण तरीके से होता है, ये यहाँ पे ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि प्रभावित किसी को करना है तो या तो नेगेटिव तरीके से हुआ या पॉजिटिव तरीके से। हार्मोनियसली यहाँ पे ठीक नहीं बैठेगा, तो डिसप्रपोर्शनेटली यहाँ पे ठीक बैठेगा। इसका मतलब है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, एक्सेसिवली प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली प्रभावित हुई है, ठीक है, या इनऑर्डिनेटली प्रभावित हुई है, बहुत ही ज्यादा, गैर अनुपातिक रूप से। और दूसरा प्रश्न आपको नजर आ रहा था, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने यहां इंट्रोड्यूस किया है। सरकार ने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्ट साइबर लॉज को, बहुत ही सख्त साइबर लॉज को, टू डैश सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी। किस लिए? सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी को ऐसा करने के लिए। अब सोचो, सरकार कोई कानून बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी? नेग्लेक्ट करने के लिए बनाएगी क्या? नेग्लेक्ट का मतलब तो इग्नोर करना है, उपेक्षा करना है, ओवरलुक करना है, तो ये तो गलत हो गया। थ्रेटन का मतलब खतरे में डालना होता है, इम्पेरिल हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि खतरे में डालने के लिए क्यों बनाएगी सरकार? सरकार कोई कानून बना रही है, इसका मतलब है यहाँ पे जो नागरिकों का डेटा प्राइवेसी है, जो डेटा है उसके उसकी जो सुरक्षा रह सके, इसको ऐसा करने के लिए वायलेट का उल्लंघन करना होता है, इन्फ्रिंज जिसको हम बोलते हैं, है ना, उल्लंघन करना, ब्रेक करना, कानून तोड़ना, ये सब होता है, तो ये सब नेगेटिव है। सेफ गार्ड आ जाएगा, सेफ गार्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना, तो सुरक्षा करने के लिए, नागरिकों के डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया है, तो सेफ गार्ड आएगा। अगला देखो, डिस्पाइट हिज काम अपीरियंस, अपने शांत अपीरियंस के बावजूद, डिस्पाइट होता है के बावजूद, अपीरियंस होता है कि देखने में कैसा लग रहा है, तो अपने काम अपीरियंस के बावजूद ही है जो स्ट्रॉन्ग डैश, देखने में तो शांत लगता है लेकिन इस फैक्ट के बावजूद कि वो शांत दिखता है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग, उसका बहुत ही प्रबल ये है, किसके लिए? टेकिंग रिस्क इन बिजनेस, बिजनेस में रिस्क उठाने को लेकर वो ऐसा नजर आता है। अब सोचो, शांत दिख रहा है तो उसको देख के तो लगता होगा ना कि रिस्क नहीं ले सकता ये व्यक्ति। भाई कोई व्यक्ति अगर शांत दिख रहा है, इसका मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये जीवन में रिस्क ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर इससे उल्टा करेगा, तभी तो डिस्पाइट लगाया है इसने कि जो भी रिजल्ट आएगा वो उल्टा निकालिए। तो एवर्जन जो होता है वो तो डिसलाइक होता है, नफरत होती है, ठीक है। डेटरेंस होता है, ये एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस होता है, रुकावट, बाधा, है ना, डिस्करेजमेंट, हतोत्साहन, ये सब होता है, हिंड्रेंस कह सकते हो। तो ये रुकावट हो गया कि उसके ऊपर प्रबल रुकावट है, ये तो मतलब ही नहीं है। अगर वो काम है, शांत है, तो फिर रिस्क नहीं लेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि इसके बावजूद तो बहुत प्रबल रिस्क लेने की उसमें है, प्रवृत्ति है। तो प्रोक्लिविटी यहाँ पे एक वर्ड है, प्रोक्लिविटी का मतलब टेंडेंसी होता है। आप इसको टेंडेंसी कह सकते हो, आप इसको डिस्पोजिशन कह सकते हो, आप इसको प्रोपेंसिटी कह सकते हो, इंक्लिनेशन कह सकते हो। तो ये क्या होती हैं चीजें? ये होता है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति संबंधी सारे वर्ड मैंने लिख दिए, ये आपका आंसर आएगा कि उसकी बहुत प्रबल प्रवृत्ति है, टेंडेंसी उसकी ऐसी है कि बिजनेस में रिस्क लेता ही है वो, ठीक है। नंबर 4 में आइए। नंबर 4 पूछा है कि आउटस्पोकन का सिनोनिम क्या हो सकता है? आउटस्पोकन होता है जो मुंह पर बोलने वाला हो, जो कैंडिड हो, जो फ्रैंक हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, जो फोर्थ राइट हो, मतलब स्पष्टवादी हो, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? फ्रैंक है। रिजर्व्ड है, वो कम बोलने वाला होता है, अल्पभाषी होता है, इसको हम रेटिसेंट बोलते हैं, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। न्यूट्रल है, वो इंडिफरेंट टाइप का व्यक्ति होता है, जिसको अनकंसर्न्ड होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति, ये फर्क नहीं पड़ता है इसको पक्ष विपक्ष से, तटस्थ होते हैं। साइलेंट का मतलब शांत। विच इज द सिनोनिम ऑफ कैविएट? कैविएट का मतलब होता है प्रोविजो,
या आप इसे कहते हैं इसको आप कंडीशन कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हैं, मतलब शर्त भी हो सकता है और चेतावनी भी हो सकता है। तो वार्निंग दे रखा है, ठीक है, कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन भी हो जाएगा वार्निंग है तो ये सारे ही आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव सारे सिनोनिम के अंदर आएंगे। ये 5 क्वेश्चंस अपने वोकैब बेस्ड थे। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपके एरर बेस्ड हैं। देखो देखे कर पाते हो क्या आप? 6 से 10 करके देखो देखें। 6th कह रहा है द प्रोटेस्टर्स इग्रेजियस, इग्रेजियस जो होता है ना वो होता है अत्यधिक बुरा, शॉकिंग, है ना, या एक्सट्रीमली बैड। तो विरोध प्रदर्शन करने वालों के जो ये बहुत ही शॉकिंग कार्य थे विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था बर्निंग पार्लियामेंट, संसद को जलाना, सुप्रीम कोर्ट को जलाना। इन एक्शंस ने क्या किया, वाइटल डॉक्यूमेंट जो हैं, वो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया? एक्शंस ने। एक्शंस यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम हर एक सेशन में सब्जेक्ट वर्ब तो डिस्कस करते ही हैं, तो उसके हिसाब से देखो सब्जेक्ट निकालना आपको आता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, तो हैज नहीं चलेगा, क्या आएगा, हैव आएगा। नंबर 2 में आइए, while the Gen Z protesters has legitimate grievances, legitimate का मतलब होता है लीगल, वैध, grievances का मतलब होता है नाराजगी, है ना, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, ग्राइप, ग्रम्बल, रिजेंटमेंट, ये सब मतलब है। लेजिटिमेट का वैलिड या लीगल होता है, ये सब पढ़ा है हमने। तो हालांकि जेनजी प्रोटेस्टर्स जो हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन करने लोग हैं इस पीढ़ी के, हैड लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, उनके बहुत ही लीगल उनकी शिकायतें थी, बहुत ही वैध शिकायतें थी, लेखक कह रहा है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था पुअर गवर्नेंस, एक तो थी खराब शासन व्यवस्था, दूसरा था एंट्रेंस्ड करप्शन। एंट्रेंस्ड क्या होता है? डीप रूटेड, जो बहुत ही मजबूती से गहरी जड़ें जमा चुका है, वो भ्रष्टाचार। एंड इनटॉलरेंट नहीं आएगा, इनटॉलरेंस, देखो ये पैरेललिज्म बन रहा है, इंक्लूडिंग करके इसने जोड़ा है ना, जो ये एडजेक्टिव है आपका और ये नाउन है, अब नाउन जोड़ी है इसने, ठीक है। यहां आप देखेंगे तो ये नाउन है करप्शन, तो यहां ये नाउन, इसमें एडजेक्टिव दे ही नहीं रखा, तो एडजेक्टिव नहीं दे रखा तो यहाँ पे नाउन आएगा, तीनों सीरीज बनेगी। तो एक तो गवर्नेंस की बात इसने की है, एक करप्शन की बात की है, एक बात किसकी करेगा? इनटॉलरेंस की बात करेगा, असहिष्णुता। इनटॉलरेंट जो होता है वो असहिष्णु होता है, जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता उसको इनटॉलरेंट बोलते हैं। इनटॉलरेंस का मतलब असहनशीलता को बोलते हैं। नंबर 8 देखो, अ स्टीप फॉल इन इनवर्ड शिपमेंट। स्टीप का मतलब काफी तेज, फॉल का मतलब गिरावट, है ना, ये तो होता है शार्प, तो बहुत ज्यादा गिरावट, शार्प भी कह सकते हो, ड्रेस्टिक भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा गिरावट किसमें? इनवर्ड शिपमेंट। इनवर्ड शिपमेंट का मतलब मैंने बताया था इंपोर्ट, आयात में। अगर आउटवर्ड शिपमेंट मतलब, सोचो देखो ऐसे ऐसे पढ़ो, इन मतलब अंदर, वर्ड का मतलब की ओर, अंदर की ओर, शिपमेंट का मतलब होता है जो कार्गो आते हैं, कंसाइनमेंट आते हैं, तो सामान अगर मान लो देश के अंदर आ रहा है तो इंपोर्ट ही होगा, और आउटवर्ड शिपमेंट होगा तो बाहर की तरफ, आउट मतलब बाहर, वर्ड का मतलब की ओर, और शिपमेंट का कार्गो या कंसाइनमेंट, तो सामान अगर बाहर जाएगा देश से तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। इस तरह से याद रखो। तो बहुत ज्यादा गिरावट किसमें? आयात में। आयात किसका? गोल्ड और सिल्वर का। हैज, हैज के साथ क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। एच के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड आएगी, हेल्प से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसने सहायता की है किस चीज में? ट्रेड डेफिसिट को कम करने में। नैरो का मतलब होता है कम करना। आगे आइए, आगे कह रहा है नंबर 9 में, द ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो व्यापार संबंधी डिस्कशन है, इस नेगोशिएशन का मतलब क्या है? डिस्कशन, है ना, या कंसिडरेशन, बातचीत। तो व्यापारिक बातचीत किस किस के बीच में? भारत और उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच में। ये नेगोशिएशंस आर, ठीक बात है। लाइक टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक, तो ये कह रहा है लाइक तो पसंद करना होता है, यहां पे ये कह रहा है संभावना है अगले वीक शुरू होने की। संभावना होने को बोलते हैं लाइकली, लाइक का तो पसंद करना होता है, तो लाइकली आपका आंसर आएगा। रिज्यूम का मतलब शुरू होना है, स्टार्ट होना है, ठीक है। नंबर 10 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट डिड गुड टू स्टे एंड अपहोल्ड डिफरेंट वक्फ एक्ट प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, ये फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि इसने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया, और अपहोल्ड किया मतलब समर्थन किया, सपोर्ट किया अलग अलग वक्फ एक्ट के जो प्रावधान थे उनका। तो याद रखो, गुड जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है। गुड क्या होता है?
एडजेक्टिव। और वेल क्या होता है? एडवर्ब। दोनों में ये फर्क है। दोनों की डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होती है? बेटर और बेस्ट। दोनों में डिग्री कंपैरेटिव होती है बेटर, सुपरलेटिव होती है बेस्ट। तो ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे डिड जो है ना वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? एडवर्ब। तो यहाँ पे वेल आएगा, गुड नहीं आएगा, वेल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पर। लेकिन यह राहत कितने समय तक बनी रहेगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह राहत कितने समय तक बनी रहेगी यह कहना मुश्किल है। देखो, इसको ट्रांसलेट करना है आपको। तो चाहे तो तुम यहां से बना दो, यह कहना मुश्किल है, लेकिन ये लेकिन दे रखा है तो यहीं से बनाना पड़ेगा क्योंकि लेकिन इसे जुड़ा हुआ है। तो लेकिन के लिए तो क्या लगाओगे? बट। ठीक है, यह राहत कितने समय तक बनी रहेगी यह कहना मुश्किल है। तो इसको ऐसे जोड़ो, लेकिन यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट से करते हैं, ये तो कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से यह कहना मुश्किल है, तो इट इज डिफिकल्ट टू से। और हमने एक चीज डिस्कस की थी एडिटोरियल रीडिंग के दौरान, डिफिकल्ट टू से की जगह तुम लगा सकते थे देयर इज नो टेलिंग, है ना। तो बट देयर इज नो टेलिंग, याद है ये फ्रेज, ये भी लगा सकते हो, या इसको सीधा सिंपल कर दो, इट इज डिफिकल्ट टू से, बट इट इज डिफिकल्ट टू से, या देयर इज नो टेलिंग। यह राहत कितने समय तक बनी रहेगी। एक बात समझना, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा इसमें। अगर प्रश्न पूछता तो हाउ लॉन्ग लगा के कितने समय तक करके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते, WH वर्ड लगाते पहले, उसके बाद हम लगाते हेल्पिंग वर्ब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। लेकिन ये इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं, तो पहले सब WH वर्ड तो आ जाएगा हाउ लॉन्ग, फिर आप लगाओ पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। यह राहत, राहत को क्या बोलेंगे? रिस्पाइट या रिलीफ, है ना। तो हाउ लॉन्ग दिस रिस्पाइट, यह राहत रहेगी, बनी रहेगी। बने रहना मतलब लास्ट, एक वर्ड देखा था हमने, टिकना, बने रहना, लास्ट। और रहेगी गागेगी है तो फ्यूचर है तो विल लास्ट। याद रखो, मैंने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता तो ऐसे बनता हाउ लॉन्ग विल दिस रिस्पाइट लास्ट। विल पहले आता, दिस रिस्पाइट सब्जेक्ट से पहले, लेकिन वो तब होता जब प्रश्नवाचक वाक्य होता। ये प्रश्नवाचक है ही नहीं वाक्य, इसलिए दिस रिस्पाइट विल लास्ट। नंबर 2 कह रहा है अमेरिका द्वारा 27 अगस्त से लागू आयातों पर 50% शुल्क भारत पर असर डाल रहा है। ध्यान से समझो क्या कहानी है। 50% शुल्क, ये सब्जेक्ट है। इसकी जानकारी क्या है? इनकी जानकारी ये है कि ये शुल्क लगाया किस पर है? आयातों पर। लागू कब से है? 27 अगस्त से। लगाया किसने है? अमेरिका ने। तो 50% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, है ना, किसके द्वारा लगाया गया है? ये लगाया गया है इम्पोज्ड बाय अमेरिका या बाय अमेरिका, और एप्लीकेबल फ्रॉम 27 अगस्त। अब ये है असर डाल रहा है, इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ये, है ना, असर डाल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, भारत पर, ये हम देख लेंगे बाद में। तो क्या करोगे? तो इसको ऐसे करो 50% टैरिफ, 50% टैरिफ किस पर? ऑन आयातों पर, आयातों प्लूरल है तो इन इंपोर्ट्स। ठीक है, और ये लगाया किसने है? अमेरिका ने, बाई अमेरिका। और लागू कब से है? एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 27। डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नाम आता है फिर डेट आती है। ठीक है, ये पूरा इस 50% शुल्क जो है ना, इसका पूरी जानकारी हो गई। 50% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स बाय अमेरिका एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 27, असर डाल रहा है क्या? ये टैरिफ। तो इज अफेक्टिंग। अफेक्ट एक ऐसी क्रिया है जो ट्रांजिटिव है। अफेक्ट कैसी क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट लगता, सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो इंडिया, ये आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा तो ये सेंटेंस था 50% टैरिफ जो है ना इज अफेक्टिंग इंडिया। अब ज्यादा हमने ये सारी चीजें लगाई, एप्लीकेबल फ्रॉम और ये सब, इसकी जानकारी थी एक्स्ट्रा, वो सारी कलेक्ट करी। नंबर 13 देखो, हिंसक प्रदर्शन के बाद जिसमें 74 लोग मारे गए, नेपाल की चुनी हुई सरकार गिर गई है। सेंटेंस तो इतना ही है, चाहे तुम यहां से स्टार्ट कर दो नेपाल की चुनी हुई सरकार गिर गई है, या फिर ये वाली फ्रेजेस ले लो। तो आफ्टर के बाद,
हिंसक प्रदर्शन, हिंसक को बोलते हैं वायलेंट, प्रदर्शन मतलब प्रोटेस्ट, आफ्टर द वायलेंट प्रोटेस्ट। द क्यों लगाया है? क्योंकि निश्चित होगा कौन सा हिंसक प्रदर्शन है, इसलिए द लगा दिया। तो आफ्टर द वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, जिसमें 74 लोग मारे गए, तो इन विच 74 पीपल डाइड। वैसे तो सीधा सीधा उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो दैट लेफ्ट 74 पीपल डेड ऐसा भी हो सकता था, है ना, ये अपने पूरी फ्रेज लगा दी। नेपाल की चुनी हुई सरकार, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा? नेपाल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये हो गया नेपाल की चुनी हुई सरकार, नेपाल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट। गिर गई है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज फॉलन, प्रेजेंट परफेक्ट, ई के बाद में है लगा रखा है, आ ई ए के बाद में है। ये सब आप हमारा जो ये एक कोर्स है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वहां पे मैंने सब बारीकी से बता रखा है। आ ई ए के बाद में है लगता है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो हैज फॉलन। नेक्स्ट में आइए, यह बदलाव स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। यह बदलाव, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन या दिस ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन दोनों का मतलब बदलाव होता है। तो देखो, यह बदलाव, दिस ट्रांजिशन या दिस ट्रांसफॉर्मेशन था, क्रिया वॉज असंवैधानिक, वॉज स्पष्ट रूप से, और कह रहा है तो स्पष्ट रूप से लगा दो ब्लैटेंटली, ये हो गया कि या क्लियरली, है ना, ब्लैटेंटली कह दो, ओपनली कह दो, क्लियरली कह दो, एविडेंटली कह दो। और असंवैधानिक को क्या बोलते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि के लिए बिकॉज नेपाल के 2015 के संविधान के अनुच्छेद यह के लिए दिस उल्लंघन करता है। देखो, ये बिकॉज के बाद में तो सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो गया, ये जो था इंडिपेंडेंट या मैन क्लोज था, मैन क्लोज पास्ट में है, वॉज दे रखा है, मैन क्लोज पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में ही जाएगा। तो यह उल्लंघन करता है, तो दिस वायलेटेड, उल्लंघन करता है तो वायलेट्स आना चाहिए था, चूंकि पास्ट में जाएगा तो वायलेटेड, दिस वायलेटेड, यह उल्लंघन करता है। ठीक है, किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 76 का, आर्टिकल 76 किस, और ये किसका है? ओ, संविधान के आर्टिकल 76 का है। ओ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दो भले ही, या ऐसा कर दो नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कर दो, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 ऑफ नेपाल, ऐसा कर दो, दोनों में से एक ही बात है। 2015 में लागू हुआ था इसका संविधान, तो ये आप इस तरह से आंसर आ जाएगा, ऑफ नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, न्यायालय ने कई विवादास्पद प्रावधानों को स्थगित कर दिया, न्यायालय ने कई विवादास्पद प्रावधानों को स्थगित कर दिया, स्थगित करना मतलब पोस्टपोन कर दिया, या पुट ऑन होल्ड, हमने एक फ्रेज पढ़ी थी, उस हिसाब से कर सकते हो। न्यायालय यहाँ पे कोर्ट चूंकि निश्चित होगा जिस भी कोर्ट ने किया है, ये स्टेटमेंट है, कहीं से तो निकल कर आया है, तो द कोर्ट, तो द कोर्ट स्थगित कर दिया, आ की मात्रा है सेकंड फॉर्म, तो पुट के बाद में किसको स्थगित किया? कई विवादास्पद प्रावधानों को, सेवरल कई, विवादास्पद कंट्रोवर्शियल, प्रावधानों प्रोविजंस, ठीक है, ऑन होल्ड, ये हो गया स्थगित कर दिया। द कोर्ट पुट, कोर्ट ने पुट कर दिया, कोर्ट ने अनेक कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को होल्ड पर रख दिया, ठीक है, लेकिन अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन के लिए बट, इनकार कर दिया, डिनाइड, ये भी सेकंड फॉर्म। पूरी तरह से रद्द करने को बोलते हैं फ्रीज करना, टू फ्रीज, पूरी तरह से रद्द करना। अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट, और एक्ट भी निश्चित ही होगा कौन सा, तो दी एक्ट कर दो, टू फ्रीज दी एक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, या फिर आप चाहो तो फ्रीज दी एंटायर एक्ट कर दो, पूरी तरह से, तो इसको एंटायर लगा दो, एंटायर एक्ट, रद्द करने के लिए हमने ये लगा ही दिया, एंटायर, ठीक। कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट था, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन भी कर सकते हो, सेवरल काउंटर प्रोविजंस ऐसे हो जाता, द कोर्ट पोस्टपोन
सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस या द कोर्ट पुट सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑन होल्ड, बट लेकिन पूरी तरह से रद्द कर से इनकार कर दिया, डिनाइड, डिनाइड इसलिए कर दिया फ्रीज करने से, किसको, पूरी तरह से अधिनियम को, तो एंटायर एक्ट। क्लियर है? तो ये था आज के इस सेशन में। आप देखना अपना कितना स्कोर हुआ है, बताना कमेंट करके। मुलाकात होगी अब कल से, फिर से एक नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। 129 सेशन हो चुके हैं, अगर पूरा देखा है 129 तक तो क्या ही सुधार हुआ होगा वो ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। बताना, अपने सुधार भी बताया करो ताकि और लोगों को भी हम प्रेरित कर सकें। आपकी कहानियां हम टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, बताएंगे आप, तो आपका जो भी कमेंट रहेगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकें। तो अपनी कहानी जरूर बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और क्या प्रॉब्लम्स आपको शुरू में आ रही थी, किस प्रकार का सुधार अभी आपको लग रहा है ना, और आप आगे क्या अपेक्षा रखते हैं अपने इस जर्नी में। तो ये सब बताएं आप। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।